नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 19 का स्वागत है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम कर्व की मदद से मॉडलिंग करेंगे। कर्व के मदद से मॉडलिंग हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें लॉफ्ट, बेवल, एक्सट्रूड तथा पैनल, बैरल और रिवॉल्व का समावेश होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लॉफ्ट के बारे में जान लेंगे। तो इसके लिए हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में से कर्व ड्रॉ करते हैं, बाद में उसी कर्व को हमें लॉफ्ट करना है। मैंने ऑर्थोग्राफिक व्यू में से साइड व्यू को चुन लिया है और मैं यहाँ पे ब्राजियर कर्व टूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे एक कार के बोनेट जैसा शेप बनाएंगे। टैंजेंट को खींचते जाओ और एक रफ बोनेट शेप बना लो। हमें यहाँ पे लॉफ्ट का बेसिक जान लेना है, इसलिए अपना शेप थोड़ा इधर उधर होने से चल सकता है। ठीक है, तो एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे इस कर्व को फाइनल करता हूँ। फिर स्पेस बार दबा के 4 व्यू पैनल को एक्टिवेट करता हूँ और फिर पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो कर्व हमने ड्रॉ किया है वो कार के बोनेट का प्रोफाइल शेप है। इस बोनेट की विड्थ पाने के लिए हम कीबोर्ड पे Ctrl D प्रेस कर इस कर्व को लेफ्ट साइड में मूव कर लेते हैं। इससे हमें कर्व की डुप्लीकेट मिल जाएगी। यहाँ पे गाड़ी के बोनेट की बात चल रही है, तो अभी कल्पना करते हैं कि इन दो कर्व्स को अगर हम पतरे के साथ ढक देंगे तो ये कैसे नजर आएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना वर्क मोड सरफेसेस में स्विच करना है। यहाँ से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन दोनों कर्व्स को कीबोर्ड पे शिफ्ट की होल्ड कर 1 बाय 1 सिलेक्ट करें और फिर सरफेसेस मेनू में से लॉफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। स्मूथ शेडर मोड के लिए कीबोर्ड पे 5 की प्रेस करते हैं। दो कर्व्स के बीच की जो स्पेस है वो हमने लॉफ्ट के मदद से ढक दी है। तो यहाँ पे दोस्तों, जिस तरीके से हमने कल्पना की थी कि हमारा कार का बोनेट इस तरह से होना चाहिए, तो उस प्रकार की ज्योमेट्री हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके के इस्तेमाल से हम काफी चीजों को मॉडल आउट कर सकते हैं, जैसे कि कार, फोन या कोई भी हार्ड मेटल चीज जिसका हम कर्व और सरफेस से तालमेल बिठा सकते हैं। अब आगे हम बेवल टूल के बारे में जान लेंगे। हम इस लॉफ्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बाजू में ही रख देते हैं ताकि लॉफ्ट और बेवल के बीच का अंतर आपको तुरंत पता चले। अब मैं स्पेस बार टैप कर ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना चाहता हूँ, तो इस बार हम टॉप व्यू से काम करेंगे। ठीक है, बेवल टूल का इस्तेमाल हम रिबिन जैसे चीज़ों को मॉडल आउट करने में कर सकते हैं जिनके एजेस बेवल होते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट में से EP कर्व टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसके मदद से यहाँ टॉप व्यू में एक रिबिन टाइप का शेप ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए रिबिन शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना आप इलस्ट्रेटर से भी यहाँ पे कर्व इंपोर्ट कर सकते हो, खास तौर पे अगर आपको 3D लेटर्स बनाने हो। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक एग्जाम्पल देना जरूरी है। ठीक है, तो एंटर प्रेस कर मैं इस कर्व को यहाँ पे फाइनल करता हूँ। अब आगे मैं स्पेस बार टैप करते हुए पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज व्यू में ले आता हूँ। अब कीबोर्ड पे F की प्रेस कर मैं इस कर्व को फोकस करता हूँ। इस कर्व को सिलेक्ट रखते हुए सरफेसेस में से मैं बेवल के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एडिट में से मैं रीसेट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अब हमें यहाँ पे काफी कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और आउटपुट ज्योमेट्री यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से हम पॉलीगॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ज्यादातर मॉडलिंग हम पॉलीगॉन्स में ही करना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे पॉलीगॉन का टाइप और मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने टाइप्स में क्वाड्स और टेंसलेशन मेथड में काउंट सिलेक्ट कर लिया है। इस काउंट फील्ड के मदद से हम यहाँ पे पॉलीगॉन की संख्या तय कर सकते हैं। हमें हाई रेज मॉडल बनाना है तो यहाँ पे काउंट बढ़ाने होंगे और लो रेज मॉडल बनाना है तो यहाँ पे काउंट घटाने होंगे। और जैसे आपको पता है कि पॉलीगॉन काउंट बढ़ने से ऑब्जेक्ट स्मूथ दिखाई देता है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड कर्व को स्मूथ इफेक्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे काउंट 2 टाइम्स बढ़ा देता हूँ। इसे अप्लाई करते ही हमें यहाँ पे रिबिन शेप की एक परफेक्ट ज्योमेट्री दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसके मदद से हम रिबिन, बेल्ट, इन जैसी वस्तुओं का या सांप जैसे जीव जंतु का बेवल शेप के जरिए मॉडलिंग कर सकते हैं। अब हम एडिटिंग कर्व के एक्सट्रूड ऑप्शन के बारे में जान लेंगे। इसका उपयोग हम वायर, पाइप या नली जैसे चीजों को निर्माण करने में कर सकते हैं और इस ट्यूटोरियल में हम पाइप बना के इसे समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कर्व का निर्माण करना होगा जिसे हमें एक्सट्रूड करना है। तो मैं यहाँ पे टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में काम करना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट होके मैं यहाँ पे कर्व में से CV कर्व टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टूल सेटिंग को ओपन करता हूँ, क्योंकि अगर हमें पाइप क्रिएट करना है तो एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी।
तो ये टूल सेटिंग बाय डिफॉल्ट 3 क्यूबिक पे सेट रहेगा, जिसे हमें 1 लीनियर पे सेट करना है। और स्नैप टूल के मदद से यहाँ ग्रिड को आधार रखते हुए हमें लीनियर कर्व ड्रॉ करना है। और इसके लिए मैं कीबोर्ड पे एक्स की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो स्नैप टू ग्रिड का शॉर्टकट है। तो एक्स की को होल्ड करते हुए हम यहाँ प्रॉपर ग्रिड पे से लीनियर कर्व को ड्रॉ करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से हमने परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पा लिया है। अब एंटर प्रेस कर इस कर्व को कंप्लीट करें। इतने शार्प एंगल से पानी या किसी भी प्रकार का लिक्विड पास होना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें इस कोने को यहाँ पे थोड़ा राउंड करना है ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार का लिक्विड आसानी से पास हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा कर्व ऐड करते हैं और इसके लिए मैं एडिट कर्व में से कर्व फिलेट के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ये ओपन होता है तब मैं इसके सेटिंग्स रीसेट कर देता हूँ ताकि मेरा फिलेट का ऑप्शन बॉक्स आपके फिलेट का ऑप्शन बॉक्स से मैच करे। और इसके डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा कर्व नजर आता है, लेकिन ये दो अलग अलग कर्व्स है और हमें एक ही कर्व राउंड कॉर्नर से चाहिए। इसके लिए हमें ट्रिम मतलब ऊपर का वो कोना ट्रिम होगा और जॉइंट मतलब वो नया आया हुआ कर अपने ओरिजिनल कर्व को ज्वाइन करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन चेक करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि हमें अच्छा सा राउंड कॉर्नर कर्व मिल चुका है। तो इस तरीके से जॉइंट एंड ट्रिम काम करता है। अब मानो कि इस राउंडेड कर्व का हमें रेडियस बढ़ाना है, तो मुझे सिर्फ इस ऑप्शन में से रेडियस वैल्यू को बढ़ाना होगा। ऐसे करते ही ये सर्कुलर कर्व अपने ओरिजिनल कर्व के साथ अपने आप एडजस्ट होगा। मेक श्योर कि ऑप्शन में से आपके ट्रिम और जॉइंट सिलेक्टेड है। रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। कंट्रोल जी से पुरानी कमांड अंडू कर देते हैं और नई कमांड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमें बड़ा सर्कुलर कर्व दिखाई दे रहा है। तो इस आकार को कायम रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब जो हम पाइप मॉडल करने जा रहे हैं वो इसी आकार में ढलने वाला है। और हम जिस एक्सट्रूड ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हमें एक रेफरेंस शेप की भी व्यवस्था करनी है। तो जैसे पाइप अपना राउंड शेप में होता है तो वो रिजल्ट पाने के लिए हमें यहाँ पे एक कर्व सर्कल ड्रॉ करना होगा। और इसलिए मैं कर्व शेल्फ से यहाँ पे सर्कल कर्व एज अ रेफरेंस शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पाइप की प्रोफाइल है और यहाँ पे हम तय कर सकते हैं कि हमारे पाइप की मोटाई कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पाइप की मोटाई इस रेफरेंस सर्कल के रेडियस के मुताबिक ढलने वाली है। इस रेफरेंस सर्कल को स्केल डाउन करने से हमारे पाइप की मोटाई भी कम हो सकती है। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको पर्सपेक्टिव व्यू ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको चीजें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट की प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूं, जो कि ये रेफरेंस सर्कल है, और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके मैं इस कर्व को सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद मैं सरफेस में से एक्सट्रूड के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूं। मुझे यहाँ पे सेटिंग को रिसेट करना होगा ताकि सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाए। अब जबकि हम डिफॉल्ट माया सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे मैं रिसेट सेटिंग कर यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पाइप कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसे एंडू करें। अगर हमें प्लान के मुताबिक पाइप का शेप चाहिए तो यहाँ पे एक्सट्रूड में कुछ ऑप्शन चेंज करने होंगे, जैसे कि रिजल्ट पोजीशन में हम ऐड प्रोफाइल के जगह पे ऐड पाथ को सिलेक्ट करेंगे और पिविट में क्लोजेस्ट एंड पॉइंट के जगह पे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब अप्लाई कर देखते हैं। अब जैसे हमने सोचा था, जिस प्रकार से प्लान किया था, उस तरीके से हमें पाइप दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि रेफरेंस सर्कल के मदद से अभी भी हम पाइप की मोटाई कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये पाइप काफी पतला हो चुका है तो इस रेफरेंस सर्कल को स्केल कर हम इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं और ये चेंजेस बिल्कुल रियल टाइम होते रहेंगे। इसी प्रकार से हम पाइप के लंबाई के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस कर्व को सिलेक्ट करना होगा जो इस पाइप का पाथ है और इस पर राइट क्लिक कर मार्किंग मेनू से इसके एडिट पॉइंट को सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इसके इंडिविजुअल एडिट पॉइंट को सिलेक्ट कर मूव करेंगे तब इस पाइप में हमें रियल टाइम बदलाव दिखाई देंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से, अजीबोगरीब बदलाव लाने से पाइप का शेप बिगड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रूड टॉपिक क्लोज होता है। अब हम प्लेनर टूल के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेनर टूल के साथ काम करने के लिए हमें क्लोज कर्व चाहिए। ये चीज समझाने के लिए मैं वापस यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये सर्कल पूरी तरह से क्लोज है। और फिर मैं सरफेसेस से प्लेनर टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये सर्कल पूरी तरह से ढक जाता है। अगर हम यहाँ पे किसी एब्स्ट्रैक्ट शेप का निर्माण करेंगे, जैसे कि थिंक बबल या चैट बबल, तो चलो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो टॉप व्यू में मैं यहाँ पे एक चैट बबल क्रिएट करता हूँ और इसके लिए मैं बेजियर कर्व टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फटाफट से चैट बबल का शेप क्रिएट करता हूँ। आपको पता है बेजियर टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एक चैट बबल बनाते हैं।
अब यहाँ पे मैं जानबूझ के कर्व को ओपन रखता हूँ ताकि मैं आपको एक दूसरे तरीके से दिखा पाऊँ कि ओपन कर्व्स को क्लोज कैसे किया जाता है। इसके लिए हम कर्व को सिलेक्ट रखते हुए एडिट कर्व से ओपन क्लोज कर्व पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारा चैट बबल क्लोज हो चुका है। अब हम पर्सपेक्टिव व्यू में एक बार इस चैट बबल को देख लेते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे प्लानर टूल का इस्तेमाल करना है, तो मैं सरफेसेस में से प्लानर टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा चैट बबल प्लानर टूल से पूरी तरह फिल हो चुका है। अब हम बायरल टूल के बारे में जान लेंगे। बायरल टूल लॉफ्टिंग टूल जैसा ही है, लेकिन लॉफ्टिंग टूल में 2 कर्व्स के बीच में ही लॉफ्टिंग होती है, लेकिन बैरल टूल में हम 4 कर्व्स के बीच में लॉफ्टिंग करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर्व शेल में से ये स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। इस स्क्वायर पे क्लिक करते हुए पर्सपेक्टिव में से ड्रैग एंड ड्रॉ करें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्क्वायर 4 अलग अलग कर्व से बना हुआ है जिन्हें हम इंडिविजुअली सिलेक्ट और मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी 2 बाजू के कर्व्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर सिलेक्टेड कर्व पे राइट क्लिक कर उसके कंट्रोल वर्टिसेस एक्टिवेट करते हैं। याद रहे दोनों कर्व्स के कंट्रोल वर्टिसेस हमें अलग से एक्टिवेट करने होंगे। अब इन चारों वर्टिसेस को एक साथ सिलेक्ट कर थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ हम इस सामने वाले कर्व के साथ करते हैं। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टिसेस और फिर वर्टेक्स सिलेक्शन एंड मॉडिफाई। अब हमने यहाँ पे कुछ एक प्रकार का शेप क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में स्विच हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बैरल टूल का इस्तेमाल करना है। तो मैं सरफेसेस में से बैरल टूल पे क्लिक कर बैरल टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो कि ये टूल हमें कह रहा है कि सिलेक्ट 2 प्रोफाइल कर्व्स। तो उस हिसाब से मैं इन 2 प्रोफाइल कर्व्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये 2 रियल कर्व को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे इन 2 रियल कर्व को भी सिलेक्ट करता हूँ। और इस प्रकार से हमने 4 इंडिविजुअल कर्व्स के बीच में लॉफ्टिंग कर ली है। तो इसे कहते हैं बैरल टूल। इसे किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप के मॉडलिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 2 से ज्यादा कर्व इन्वॉल्व है, जैसे कि ऑटो रिक्शा का रूफटॉप हो सकता है या किसी घर का छप्पर। आप इनके मदद से कार का बोनेट भी अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। अब हम रिवॉल्व टूल के बारे में जान लेंगे। इसके मदद से हम अलग अलग शेप के अलग अलग आकार के बर्तन बना सकते हैं जिसमें मटका, ग्लास, जार इत्यादि शामिल हो सकता है। इस ट्यूटोरियल में हम रिवॉल्व टूल के मदद से वाइन ग्लास बनाना सीख लेंगे। तो स्पेस बार की मदद से मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में स्विच होता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का प्रोफाइल शेप कर्व से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वाइन ग्लास का प्रोफाइल शेप ड्रॉ करने वाला हूँ। तो क्रिएट में से EP कर्व टूल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं कीबोर्ड पे X की होल्ड करके रखता हूँ जो कि स्नैप टू ग्रिड टूल का शॉर्टकट है और 000 से कर्व ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। अगर हम 000 से शुरुआत नहीं करते तो हमारे वाइन ग्लास में एक छेद बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं वाइन ग्लास का बेस ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से इसका शेप रहता है, बराबर। अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ इसका स्टैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम इसका कप वाला हिस्सा बनाएंगे जहाँ पे वाइन स्टोर होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ी यहाँ पे ग्लास की थिकनेस दिखाऊंगा, तो मैं कर्व को इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ करके ले आ रहा हूँ और एक बार वापस से X की होल्ड करके इस ग्रिड के सेंटर लाइन पे हम इस कर्व को एंड करते हैं। ये करना बेहद जरूरी है दोस्तों, नहीं तो वाइन ग्लास में वापस छेद आ जाएगा। अब एडिट पॉइंट टूल से इस ग्लास को थोड़ा शेप में ले आते हैं। हम इसके शेप को थोड़ा सा ट्विक कर वाइन ग्लास की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में स्विच होता हूँ। इसे ऐसे ही सिलेक्ट रहने दो। अब हम पर्सपेक्टिव व्यू में स्विच होते हैं। मैं कीबोर्ड पे F की प्रेस कर इसे फोकस करता हूँ। इसके बाद सरफेसेस में से रिवॉल्व के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें रिवॉल्व के ऑप्शन रीसेट कर अप्लाई पे क्लिक करना है और जो हमने वाइन ग्लास शेप प्लान किया था वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये यहाँ पे फटाफट बन गया। अगर हमने इसे पॉलीगॉन मॉडलिंग के तहत बनाने की कोशिश की रहती तो ये काफी समय ले लेता। यहाँ पे हमने इसके शेप का एक प्रोफाइल में कर्व बनाया और उसे रिवॉल्व करते ही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। आप चाहे तो एडिट पॉइंट की मदद से अभी भी रियल टाइम चेंजेस इसमें ला सकते हो। तो दोस्तों यहाँ खत्म होती है अपनी कर्व मॉडलिंग ट्यूटोरियल। अगर ये ट्यूटोरियल आपको यूजफुल लगी तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डुप्लीकेट ऑप्शंस।
इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।